हेलो फ्रेंड्स, आज हम MPGK का चौथा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम जो एरिया कवर करने वाले हैं वो होगा मालवा का पठार। तो मालवा का पठार पढ़ने से पहले हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखते हैं, फिर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको पहले वीडियो समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं देन यू कैन आस्क, और उसके बाद हम कुछ नई चीज़ें भी आपके लिए लेके आएंगे अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, फ्रेंड्स, जैसे हम ये मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो मध्य प्रदेश को बहुत अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। जहाँ मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार। तो इन एरियो को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जो मालवा का पठार है वो सबसे बड़ा है हमारे यहाँ पे। इसी प्रकार अलग अलग क्रम में अलग अलग पठार हैं। तो आज हम इन विभाजन को पढ़ते हुए एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मालवा का पठार। अब जो प्राकृतिक प्रदेश है उनको पहले हमने 3 श्रेणियों में बांट रखा है: मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा की श्रेणी और पूर्वी पठार। अब मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। और सेकंड होता है सतपुड़ा श्रेणी, तो उसमें राजपीपला श्रेणी, ग्वालीगढ़, मेकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, ये सारे जो हैं सतपुड़ा की रेंज में ही आने वाले प्रदेश हैं। उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ये पूरी सतपुड़ा पर्वतमाला की ही श्रेणियां हैं। और तीसरा जो है वो है पूर्वी पठार, जो कि बघेलखंड का पठार है। हम एक बार फिर से मैप देखते हैं तो देखिए मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं। ऊपर से देखिए मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया को आप ये यहाँ से लेकर इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, ये है मालवा का मध्य उच्च प्रदेश। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके बाद जो नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी देखिए आप, तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो ये नीचे वाला एरिया है। और उसी के साथ तीसरा भाग है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में आता है बघेलखंड का पठार। तो आज हमने 3 विभाजन देखे: मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। अब मध्य उच्च प्रदेश में सबसे ऊपर है मध्य भारत का पठार। हमको विजुअलाइज करना है मैप को। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं मालवा का पठार, राइट हैंड साइड पे बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। इधर मालवा के पठार से जब हम नीचे आते हैं तो नर्मदा सोन घाटी है, जहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है और नर्मदा नदी है। उसके बाद नीचे वाली जो श्रेणी है वो होती सतपुड़ा श्रेणी। राइट हैंड साइड पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बघेलखंड का पठार दिखता है। एक छोटा सा पठार है पूर्वी पठार बघेलखंड का। अब मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग इन्होंने दे रखे हैं। हम फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ये 5 भाग अभी हमने पढ़े। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जो शब्द जिसकी जानकारी लेनी है वो है मालवा। मालवा जो शब्द है मालो शब्द से लिया गया। मालो एक जाति थी। जब मालो जाति का उल्लेख 4वीं सदी में मिलता है, जब सिकंदर से युद्ध हुआ था और ये पराजित हो गए थे, तो मालो जाति वहाँ से विस्थापित होकर इस मालवा की तरफ आ गई थी, जो अभी हाल फिलहाल में मालवा है। उससे प्रारंभ में पंजाब व राजपूताना क्षेत्रों के निवासी थे, लेकिन जैसे ही पराजित हुए तो उज्जैन और उसके आसपास के एरिया में आकर ये बस गए। तो इसलिए इस प्रदेश का नाम, इस एरिया का नाम मालवा का पठार पड़ा है। और यहाँ पर भील जनजाति के जो एक राजा थे, राजा धन्ना भील, उन्होंने कम से कम 500 वर्षों से अधिक तक राज किया था, शासन किया था। तो मालो जाति के लोग जब सिकंदर से पराजित हुए तो पंजाब और राजपूताना क्षेत्र छोड़कर वो कहाँ आ गए, उज्जैन की तरफ। इसलिए इस क्षेत्र को मालवा का पठार
कहा जाता है। अब इस मैप में अगर हम ये देखें, जो ये रेड लाइन दिख रही है, ये है मालवा का पठार। अब अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं और कल्पना करते हैं कि भारत के नक्शे में अगर ये मध्य प्रदेश है, तो हम ये पाते हैं कि मालवा के पठार के अगर पश्चिम में है, तो पश्चिम में एक पर्वतमाला है। वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वत, जो कि उसे सबसे बूढ़ा पर्वत कहा जाता है, अरावली को। मालवा के पठार के राइट हैंड साइड हम देखें, राइट हैंड साइड मतलब उत्तर पूर्व की तरफ, तो बुंदेलखंड का पठार है ना। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो नर्मदा नदी जो है इसकी सीमा बनाती है, मतलब इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है। ठीक है, तो अब हम इसकी जानकारी एक बार पढ़ते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। बार बार आप जब इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो याद होगा। पहली बार में आप कोशिश भी करें कि आपको याद रह जाए, तो थोड़े दिन याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। निरंतर चीज़ों को दोहराते रहने से या सुनने से हमको ये याद रहता है, और एग्ज़ाम में अगर ऑप्शंस आते हैं तो फिर वो हम एकदम क्लिक हो जाता है और मार्क कर देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल जब हमने मैप देखा तो देखा कि मालवा का पठार जो है बहुत ज़्यादा हिस्सा उसने घेरा हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल है लगभग 88,222 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। और मध्य प्रदेश के कुल भाग का 28% हिस्सा किसने कवर किया हुआ है? मालवा के पठार ने। ठीक है, फिर से हम दोहराते हैं, क्षेत्रफल कितना है? 88,222 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग। एग्ज़ाम में इसके आसपास की डिजिट्स आती हैं तो हमको ध्यान रखना है, लगभग बोला गया है तो वो आंसर सही होगा। फिर 28% एरिया और सर्वाधिक है ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश की कुल भूमि का सर्वाधिक भाग है, तो हमको एरिया एज वेल एज कितना परसेंट है हमको ये याद रखना है। अभी हमने देखा कि पूर्व में बुंदेलखंड, विजुलाइज कीजिए मैप को, पूर्व में बुंदेलखंड है, उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और एक और चीज़ अगर हम देखें कि इसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है। अब हमें सोचना चाहिए कि उत्तर पूर्व की तरफ ढाल क्यों होगा इसका, क्योंकि दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वतमाला है, तो यहाँ बहने वाली जितनी भी नदियाँ होंगी वो उत्तर की ओर ही रहेंगी, क्योंकि इसका जो ढाल होगा वो उत्तर की तरफ होगा। जितनी भी नदियाँ हैं, एक तो ढाल उत्तर की तरफ है, और आप दक्षिण की सीमा देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी बना रही है, तो उसके कारण जितनी भी नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं। फिर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग व नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है ये। तो अब अगर हम कल्पना करते हैं, मध्य प्रदेश का नक्शा देखते हैं, तो हाँ, पश्चिमी भाग में मालवा का पठार है और उत्तर दिशा में नर्मदा नदी के उत्तर में ये स्थित है। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नर्मदा नदी इसके दक्षिण में है या नर्मदा नदी के उत्तर में ये स्थित है। तो आप नक्शा हमेशा कहा जाता है आपको सामने रखिए, बनाइए, या आपके पास स्क्रीन पर है या आपने उस पर मैप लगा रखा है घर में, उसको देखिए। ठीक है, अब इसकी औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण लावा मिट्टी से हुआ है। जब हम मिट्टी का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मिट्टियों के प्रकार, उनके रंग, उनकी क्वालिटी, और उसी पर निर्भर करती है वहाँ की फसल। तो अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि यह पठार लावा मिट्टी से निर्मित है। इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं सिगार, जानापाव और धजारी। सिगार चोटी जो है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है 881 मीटर। और दूसरी जो है वो है जानापाव। जानापाव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक वांचू पॉइंट पिकनिक स्पॉट है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, बेतवा। तो शिप्रा नदी का अपना एक महत्व है। यहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। 2016 में हमारे यहाँ कुंभ का मेला हुआ था। अब मिट्टी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है।
अब यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो काली मिट्टी किस चीज़ के लिए अच्छी होती है? गेहूँ, गन्ना, कपास, सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आप अगर उस तरफ जाएंगे मालवा में तो आप देखेंगे, जो लोग मालवा के हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर सोयाबीन, कपास और इन सब फसलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अब जलवायु, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती और ना शीत ऋतु में अधिक ठंड। आजकल हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी और आजकल ठंड भी ज़्यादा होने लगी। लेकिन पहले जो थी यहाँ की जलवायु को बेस्ट जलवायु माना जाता था। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो एक चीनी यात्री थे वो बहुत घूमे भारत में और विश्व के कई देशों में गए, तो उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे अच्छी जलवायु जो है वो है मालवा की। फाइयान बहुत ही फेमस चीनी यात्री हैं। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारी जानकारी अपने उसमें लिखी है जो कि साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाती है। अब मालवा के पठार की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। तापमान 41 डिग्री के लगभग रहता है और इससे ज़्यादा भी होता है टेम्परेचर, लेकिन एक औसत तापमान की बात की जा रही है। और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। एक और चीज़, मालवा के पठार में भीमबेटका और सांची दोनों ही जगहों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो हमको ये याद रखना है, ये मालवा के पठार की विशेषता है कि यहाँ पर 2 ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में रखा है। फाइयान के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब एक और चीज़ है मालवा के बारे में आपको पता हो, क्योंकि अगर नोट लिखने के लिए आता है मेंस में, पीएससी में, तो आप मालवा के पठार पर लिखने को आए तो सारी जानकारी के साथ साथ एक आप अपने आंसर को एनहांस कर सकते हैं एक नई जानकारी देके, क्योंकि जितनी जानकारी अभी हमने पढ़ी है सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। लोग मैक्सिमम लोग ये लिखते हैं, बस कुछ एक चीज़ें, जैसे मालवा वर्ड कैसे आया। फिर एक हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मालवा भील कॉर्प। तो मालवा भील कॉर्प की स्थापना 1838 में की गई थी। इसको भीम पल्टन के नाम से भी जाना जाता था और इनका जो मुख्यालय था, प्रशिक्षण केंद्र था, वो इंदौर में था और मुख्यालय जो था वो सरदारपुर में था। अभी अपना मुख्यालय समय समय पर बदलते रहते थे और इन्होंने तत्कालीन समय में भारत देश में सर्वाधिक योगदान दिया था। अब ब्रिटिश सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए इनको पिंडारियों के विरुद्ध युद्ध में खड़ा करना चाहा। भीलों को भील प्रशिक्षण चाहते थे, इसलिए उन्होंने कार्प में शामिल हो गए। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों की गुलामी करना सही नहीं है और फिर वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो गए। और इस युद्ध में स्टार्टिंग में तो कम भीलों ने साथ दिया, लेकिन आगे चलकर सारे भील इकट्ठे हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया। अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो टंट्या भील और आदि भीमा नायक, इन सब के नाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों का योगदान भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs पढ़ते हैं। मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। मालवा के पठार के पश्चिम में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वत। मालवा के पठार की दक्षिण सीमा पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा रिवर। मालवा के पठार पर 500 वर्षों से अधिक, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 500 वर्षों से अधिक शासन करने वाले राजा का नाम बताना है। तो नाम है उसका राजा धन्ना भील। नेक्स्ट है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सिगार चोटी। नेक्स्ट है, मालवा के पठार का ढाल किस 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 ओर है? तो सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लिखने में एक आध लेटर गलत हो जाए तो आप उसको इग्नोर करिएगा, सुनने में आपको सही समझ में आ जाएगा। मालवा के पठार का ढाल किस ओर है? नॉर्थ की ओर। मालवा भील कॉर्प का अन्य नाम क्या है? भील पल्टन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मालवा का पठार। चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुआ है? जानापाव पहाड़ी। और लास्ट क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने मालवा के पठार की जलवायु का उल्लेख किया है? वह है फाइयान। तो फाइयान के बारे में बहुत बार लिखने को आता है, कभी कभी
इसमें 3 मार्क का नोट भी आता है लिखने के लिए मेंस एग्ज़ाम में, या फिर एमसीक्यूज़ में 1 लाइनर में पूछा जा सकता है ये। और ये जितने भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, इन सबको हर फैक्ट से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, जो एमपीएसआई, एमपीपीएससी और पटवारी एग्ज़ाम, टीचर्स भर्ती, इन सब में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और जब मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है 15 नंबर में या 6 नंबर में, तो हम इन सब चीज़ों को का सार मिलाकर शब्द सीमा में उस उत्तर को लिख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इस मालवा के पठार में कुछ और चीज़ें भी जुड़ सकती है, जैसे जलवायु पे हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, मिट्टी पर, फसल पर, यहाँ रहने वाली जनजाति पर। तो जब हम इन विषयों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम मिट्टी के बारे में या फिर जलवायु के बारे में या वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, तब जब आप मालवा के पठार को डिटेल में लिखेंगे तो उन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। आज हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगले वीडियो में हम मालवा के पठार के बाद नेक्स्ट दूसरा भाग लेकर आएंगे। अभी हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन 4 से 5 वीडियोज़ में पढ़ेंगे। एक एक करके जो टॉपिक छोटे होंगे 2 टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे, लेकिन मोस्टली 3 या 4 वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।